नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन और चुनौती की। कारण राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर में अपनी संगठनात्मक कमजोरियों पर मैराथन माथापच्ची की और चर्चा की। परिचर्चा के बाद भविष्य के लिए तमाम बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया और कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए रोड मैप रखा। ऐसे में कांग्रेस ने भले ही अपने कायाकल्प के तमाम उपाय चिंतन शिविर के विचार मंथन से निकाले हों, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस के चिंतन और चुनौती पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुक्कन जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। संदीप जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक हैं अभय दुबे जी से। अभय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी से। और शुरुआत अभय जी मैं आप ही से ही करूंगा। उदयपुर के चिंतन में कांग्रेस ने कई संकल्प लिए हैं। क्या संकल्प लिए हैं, क्या संदेश है इस चिंतन शिविर का? देखिए, हम लोगों ने इस बात का मूल्यांकन किया कि देश की जो अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी है उसकी प्रतिपूर्ति हम कैसे करें, उनकी उम्मीदों पर हम खरा कैसे उतरें। इसका बुनियादी और मूल मंत्र था कि बेरोजगारी भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, महंगाई भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, आर्थिक मंदी भारत छोड़ो, भारत जोड़ो। और जो सांप्रदायिक विद्वेष और वैमनस्य का वातावरण भारतीय जनता पार्टी देश भर में फैला रही है, तो वैमनस्यता और नफरत भारत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो समूचे राष्ट्र को एक साथ पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लाना चाहते हैं। इसलिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्म अवलोकन हमने उदयपुर में किया है। उदयपुर के कुछ प्रमुख जो ऐलान हमारे हैं, जिसमें हमने अपने आप को अंदर से देखने की कोशिश की। 430 प्रतिभागियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग 2 दिन तक लगातार विमर्श किया और उसमें हमने ये मूल्यांकित किया कि सबसे पहले हम लोग समूची कांग्रेस पार्टी में कार्य समिति से लेकर ब्लॉक लेवल तक या उससे नीचे बूथ कमेटियों तक 50% लोग 50 से कम उम्र के हों, ताकि युवाओं का प्रतिनिधित्व विश्व भर में एक जो रिप्रेजेंटेशन है, हमको लगता है राजनीतिक क्षेत्र एकमात्र ऐसा है बाकी के क्षेत्रों के अलावा जिसमें कि यूथ का रिप्रेजेंटेशन सारे राजनीतिक दलों में लगभग बहुत कम है। तो हम उसको एक सबसे पहले एड्रेस किया। फिर हमने तय किया कि एक परिवार को एक टिकट दिया जाए। फिर हम लोगों ने इस बात को निर्धारित किया आगे की कैसे हम किसानों की जो समस्याएं हैं, तो कर्ज माफी से कर्ज पूरी तरह मुक्ति तक, बिजली उनको मुफ्त मुहैया कराने की बात हमने की है, समर्थन मूल्य का कानून बनाने की बात की हमने उसमें की है, और हमने एक किसान आयोग बनाने की बात की है जिसमें स्थायी रूप से उनके लिए समाधान, उनकी समस्याओं का निकाला जा सके, क्योंकि वो देश के कर्णधार है। अर्थव्यवस्था के संदर्भित विषय पर हमने ये चर्चा की है कि कैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र को समाहित करके भारत की जो प्रगति है उसकी बुनियाद, उस ग्रोथ की बुनियाद रोजगारोन्मुखी हो। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरासत में मिली संपत्तियां बेच रही है, भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, महंगाई की आग में झोंक दिया, उस पर चिंताएं व्यक्त की और ये तय किया हमने कि भविष्य के भारत में कांग्रेस पार्टी जो ग्रोथ है वो रोजगार के साथ सृजित करेगी। हम लोगों ने इसके अलावा सामाजिक संदर्भों में भी अपने विषयों को रेखांकित किया कि किस प्रकार दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज के खिलाफ एक वैमनस्य का और विद्वेष का वातावरण फैलाया जा रहा है, उसको हम सब लोगों को मिलकर रोकना है। तो बहुत अच्छा वैचारिक मंथन हुआ और इस मंथन से जो अमृत निकला है, हम चाहते हैं कि समूचे देश उसका सोपान करें और भविष्य के भारत को एक प्रगति, उन्नति और समृद्धि की राह पर कांग्रेस पार्टी लेकर जी। अभय जी, मैं आपसे और भी चीजें समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन शेखर अय्यर जी, उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी अभय जी ने बताया कि वैचारिक दृष्टि से हो या मुद्दों की बात की जाए या अर्थव्यवस्था की बात की जाए, जाहिर तौर पर बीजेपी उनके निशाने पर है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति रही है पिछले कुछ वर्षों में, नेता की कमी, नियत की कमी और नीति की कमी, क्या आप देखते हैं कि इस उदयपुर चिंतन शिविर से इन 3 समस्याओं का समाधान होगा? देखिए मनोज जी, जो उदयपुर से जो बड़ा मैसेज जो आ रहा है, जो मैं समझता हूं, जी। देखिए मैसेज, पहला नंबर मैसेज है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो 3 नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो पूरा सक्षम है, पूरा कंट्रोल में है पार्टी में। ये बीच में जो G23 ये सब लेकर जो बड़ा विवाद कांग्रेस के अंदर हुआ, उसकी समाप्ति करने के लिए उदयपुर का ये जो बड़ा शिविर हुआ है, उससे बड़ा मैसेज है सोनिया गांधी कंट्रोल में है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों कंट्रोल में है। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी फिर वापस आएंगे, लेकिन जब उनकी मन चाहे तब वापस आएंगे, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, तब तक के लिए सोनिया गांधी चार्ज में रहेंगे। तीसरी बात, अगर राहुल गांधी और थोड़ा अपने फैसले वापस आने में देर लेते हैं, मतलब कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर में वापस आ सकते हैं, अगर और लेट करेंगे तो उसके लिए कोई इंटरिम अरेंजमेंट प्रियंका गांधी हो सकते, नहीं हो सकते। प्रियंका गांधी जिस दायित्व उनके पास है वही रहेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा उनका। ये तीसरा है। और चौथी बात जो है, देखिए इसको पहले जो बात चल रही थी, जो डिबेट चल रही थी कि प्रशांत किशोर जैसे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के साथ बातचीत हो रही है, सलाह लिया जा रहा है, उनकी जो सुझाव हैं, उन सुझावों को एक प्रकार से अमेंड करके कुछ पॉइंट्स लेकर एक प्रकार से कार्यक्रम का पेश हुआ है, जिससे आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हर परिवर्तन के साथ एक कंडीशन लगा गया है, जैसे कि पहला कंडीशन है कि 1 फैमिली 1 पोस्ट, यानी एक परिवार से एक ही हो सकता, लेकिन अगर दूसरा जो परिवार का सदस्य 5 साल काम किए हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो प्रियंका गांधी भी लड़ सकते हैं अगर 5 साल, क्योंकि 5 साल से ज्यादा उनकी हो जाएगा अभी 2024 तक। और तीसरी बात जो हारी है उसमें जो 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 बात मुझे लगता है रैंक एंड फाइल के लिए जो कंसेशन दिए गए, इसका बड़ा कारण है क्योंकि इतना बहस चल रहा था पार्टी के अंदर में, कुछ नहीं हो रहा है, एक असमंजस स्थिति है, उस सुधार करने के लिए एक छोटा स्टेप लिया गया, वो है कि कम से कम जितने पोस्ट है वो जल्दी से जल्दी उसको फिलअप करेंगे। दूसरा, ये जो 50% की बात अभी जो अभय जी भी कह रहे थे कि 50% से मतलब लोग कम से कम युवा होंगे, 40 से नीचे लोग होंगे, ताकि पार्टी में और ऊर्जा है। ये तीसरी बात। बाकी जो चीजें हैं कि आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 जोड़ों का आंदोलन होगा, हर जिले में होगा, वो सब कार्यक्रम ये भी इसीलिए है क्योंकि ये दिखाना है कि पार्टी एक्टिव है। सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा कि पॉलिसीज को लेकर, नियत को लेकर जो डिबेट अंदर हुआ, मुझे नहीं लगता वो डिबेट एक फुल डिबेट हो पाया। जैसे पहली बात है भाई हिंदुत्व को लेकर, या जो बार बार जो अभियोग बीजेपी में मतलब कांग्रेस पे लग रहा है कि बड़ा प्रो माइनॉरिटीज हैं, कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ ये ज्यादा इनकी डायलॉग नहीं हो पा रही है, वो बात को लेकर, और आर्थिक पॉलिसीज में भी जो कांग्रेस की ओरिजिनल पॉलिसीज क्या थी, उसे कैसे फाइन ट्यून करना है, उसमें भी कोई क्लैरिटी ज्यादा नहीं आया। और चौथी बात जो है, जो बड़ी क्लियर है, ये जो बार बार किया जाता है एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये G23 का मांग था, लेकिन बड़ा स्पष्ट मैसेज आ गया कि सोनिया गांधी जी से कि जो भी फैसला होगा परिवार तय करेगी, गांधी परिवार, और हो सकता है एक एडवाइजरी कमेटी बना देंगे, लेकिन जब चाहे उस कमेटी मेंबर कौन बनेगा नहीं बनेगा वो परिवार तय करेंगे, खास करके कांग्रेस अध्यक्षता जो सोनिया गांधी होंगे या राहुल गांधी होंगे। ये मिलाकर, कुल मिलाकर बड़ा मैसेज है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है पार्टी को लेकर, लेकिन एक ऊर्जा देने की कोशिश हुई है। जी बिल्कुल, ऊर्जा देने की एक कोशिश है। जाहिर तौर पे कांग्रेस ये भी दिखाना चाहती है, जो पदयात्रा की बात कही है कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कांग्रेस के दूसरे नेता पदयात्रा करेंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में। जाहिर तौर पे पार्टी को खड़ा करने की एक कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। आप संदीप जी उदयपुर में थे, आपने करीब से चिंतन शिविर को देखा, नेताओं को सुना, आप कैसे देखते हैं, क्या संदेश है चिंतन शिविर का? क्या कांग्रेस जिन समस्याओं से जूझ रही थी, नेतृत्व की समस्या से, मुद्दों की समस्या से, क्या उसका समाधान हो पाएगा आगे? क्या कांग्रेस एकजुट होकर चल पाएगी आगे? नहीं, देखिए ये एक पहल है, ये पहला कदम है। हमें असल में ये देखना है कि ये चिंतन शिविर किस परिप्रेक्ष्य में हुआ। जी कांग्रेस 2014 से लेके लगातार चुनाव हारती जा रही है। कुछ चुनाव जीते भी हैं, ऐसे नहीं है, जो कर्नाटक जीते थे, राजस्थान जहाँ पे ये शिविर हुआ वो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर आप हाल ही के चुनाव देखें तो गोवा
सब लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, हार गई। उत्तराखंड किसी ने सोचा नहीं था, पुष्कर सिंह धामी खुद हार गए जो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बीजेपी इतने शानदार परफॉर्मेंस किया, जबकि उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। तो पंजाब में बहुत करारी हार मिली। तो इससे क्या है कि इससे पहले आपको याद होगा जब बंगाल में किसी वक्त तो उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करता था, 40+42 सीट्स थे, बंगाल में 0 सीट्स आए। आसाम में पिछले साल आसाम में चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए, कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाए, आसाम में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाए, और बंगाल में जैसे कि मैंने कहा 0 हुए। तो लगातार जो ये निराशजनक जो स्थिति बनी रही है, बार बार रिपीटेड इलेक्टोरल फेलियर्स जो है, उससे लोगों में जो इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको लग रहा था कि अब ये क्या होगा, पार्टी कब तक खींचेगी, क्या चलेगी या नहीं। तो ये मन में तो एक शंका होती है ना कि क्या वो लीडरशिप में एक सवाल है। सोनिया गांधी अपने आप को खुद ही बोलती है कि मैं इंटरिम कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, हालांकि वो शेड्यूल बन चुका है और फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट अगस्त सितंबर में हो जाएगा, लेकिन तब तक ये स्थिति क्लियर नहीं था। तो क्योंकि ये बहुत ही निराश मतलब डिस्करेजिंग माहौल था, बहुत ही निराश और हताश पूर्ण हो चुके थे कांग्रेस के नेता, उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि ये चिंतन शिविर बहुत ज़रूरी था। जैसे कि राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में भी कहा कि ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए जो कोई और पार्टी अलाउ नहीं करेगी। मसलन कई चीज़ों में जो सब चीज़ें बाहर तो आई नहीं, लेकिन बहुत सारे आ भी गए, जैसे आपका हिंदुत्व को लेके। जी, ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस हिंदुत्व को लेके डिबेट कर रही है कि कांग्रेस को हिंदुत्व लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले उन्होंने अपना एक फॉर्मुलेशन कहा था कि हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हम हिंदुइज़्म को बिलीव करते हैं, हिंदुइज़्म एक ऑल इंक्लूसिव है। जी, तो ये सब मुद्दे वहाँ पे उठे। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हमें हिंदू फेस्टिवल से हमें भागना नहीं चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 सालों में मैंने हर त्यौहार इतनी धूमधाम से मनाया कि मैं बीजेपी को वहाँ पे इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा मैंने बनाने ही नहीं दिया। ये उन्होंने क्लोज डोर सेशन जो पॉलिटिकल ग्रुप था खरगे साहब का, उस सेशन में उन्होंने कहा, और उनसे हामी भरते हुए कमलनाथ ने कहा कि हाँ मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी ये करता हूँ, हमें हिंदू फेस्टिवल से भागना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं साउथ के कुछ एमपीज थे, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुत्व बीजेपी का कार्ड है तो हम क्या उनके फोटोकॉपी बन के चलेंगे, हमारा अपना नीति होना चाहिए। तो ये विवाद चलेगा जी, लेकिन मुझे लगता है मनोज जी सबसे बड़ा मुद्दा एज अ जर्नलिस्ट मैं देखता हूँ कि आपका पूरा प्लेन ने, मान लीजिए एक हवाई जहाज़ है, उसको आपने पूरा रिफर्बिश कर दिया, एकदम चकाचौंध कर दिया, पैसेंजर्स बैठ गए लेकिन पायलट ही नहीं है, तो उड़ेगी कैसे? जी, सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व का, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अभय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चाहे G23 की मैं बात करूं या दूसरे नेताओं की बात करूं, नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता रहा है। अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने परिवार को लेकर चिंतन किया कि कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट का नियम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी बात नेतृत्व की होती है तो गांधी परिवार का जिक्र होता है। अध्यक्ष क्या इस बार भी गांधी परिवार से ही होगा या बाहर से होगा? कौन होगा अध्यक्ष? मनोज जी, गांधी परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की। जी, राष्ट्र पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देने की वंश नहीं है, विचारधारा है भारत की प्रगति, समृद्धि और उत्थान की। हम सब गांधी हैं, मैं भी गांधी हूँ। इसलिए ये कहना, और राहुल गांधी जी जहां मैं जितना जानता हूं, जितना उनसे संवाद हुआ है, विश्वास मानिए, उन्होंने हमेशा कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए, नेतृत्व विचारधारा का होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में ये गौण है कि कौन नेतृत्व करता है, मगर हमारी विचारधारा क्या है, ये मुखरता से ये बात जानी चाहिए। जहां तक प्रश्न इस बात का है, हमारे लिए बेहद आसान था। भारतीय जनता पार्टी जो वैमनस्य फैला रही है, हम भी अगर उस प्रवाह में बह जाते तो ये देश को बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ना कठिन था। ये पानी से पूछा गया कि आप छोटे छोटे पत्थर और कंकड़
तक डुबा देते हो, काठ को, लकड़ी को क्यों नहीं डुबा पाते? तो उन्होंने कहा कि जो जिसको मैंने सींच कर बड़ा किया है उसको कैसे डुबा दूं? तो कांग्रेस पार्टी ने देश की सद्भाव को, सांप्रदायिक सौहार्द को सींच कर प्रजातंत्र का वटवृक्ष खड़ा किया है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम इस वटवृक्ष को डुबाकर सत्ता की भूख मिटा लें? राहुल गांधी जी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। विश्वास मानिए, हम लोग ये लड़ाई, निर्णायक लड़ाई देश के लिए लड़ेंगे और भारत की प्रगति, समृद्धि, उत्थान जभी संभव है जब विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों के लोग एक साथ भारत को आगे बढ़ाने की बात करें। लेकिन तो अभय भाई, क्षमताओं में अभय जी, आप लड़ेंगे तो तब ना जब कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में होगी। चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है, नेता को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है। नेतृत्व कौन करेगा इसका? कभी राहुल जी, कभी प्रियंका जी, कभी सोनिया जी का नाम। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस का वो विचार लड़ रहा है जिसने भारत को अधिकार संपन्न बनाया, जिसने देश के 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दे दिया, जिन्होंने 10 करोड़ आदिवासियों को उनके जमीन, जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया, देश के करोड़ों विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा का अधिकार दे दिया, करोड़ों देशवासियों को सूचना का अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार संपन्न भारत को कांग्रेस ने दिया। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, ये भ्रम में नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कई सारे प्रांत भारतीय जनता पार्टी हारी। तो यह अधिनायकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सिर्फ इस बात का खामियाजा उठा रहे हैं कि हम पर भारतीय जनता पार्टी ने नियोजित रूप से यह दाग लगाया कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुस्लिम परस्त है, हिंदू विरोधी भी है, लेकिन हम सर्वधर्म, सद्भाव और समभाव की बात करने वाले लोग हैं। हम इस आइडियोलॉजी से समझौता कतई नहीं कर सकते। अभय जी, अभी आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है पंजाब के सुनील जाखड़ जी, उन्होंने भी हिंदुत्व वाला सवाल उठाया है। आपने सुना होगा सवाल उनका। तो इस मैं देश के नागरिकों से आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा इस शिविर में हमने मुखरता से बुलंद किया है। हम तो सभी धर्मों के प्रति अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी मेरे संविधान ने दी है। कांग्रेस पार्टी का जो धर्म है वो भारत का संविधान है। अभय दुबे का सनातन हिंदू धर्म है, जिसके अनुपालना की आजादी मुझे अपनी कांग्रेस पार्टी में मिलती है। उसमें कहां संशय है किसी को? तो हम जब तक सभी धर्मों के लोगों को साथ नहीं लेते तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। ये हमारे मूल में है जिसको हम कतई छोड़ने जी। चलिए शेखर अय्यर जी, परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासतौर से जब हम कांग्रेस की राजनीति की बात करते हैं, देश की राजनीति की बात करते हैं, लगभग हर दल में थोड़ा बहुत परिवारवाद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर जो परिवारवाद के सवाल उठते हैं, अच्छी बात है उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि एक परिवार एक टिकट, परिवार को लेकर कांग्रेस ने तय किया। आप परिवारवाद की जो राजनीति है, जाहिर सी बात है परिवारवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस पे कई निशाने साधे जाते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए, गांधी परिवार बिना कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बिना गांधी परिवार नहीं है। ये बात स्पष्ट है, हर नेता जानते हैं, रैंक एंड फाइल जानते हैं। नहीं, सवाल ये था जो बहस तो क्यों चल रही थी, जो डिबेट पार्टी के अंदर हो रहा था, भाई अगर परिवारी नेतृत्व है तो परिवार के जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो थोड़ा एक्टिव क्यों नहीं ले रहे, पूरा चार्ज क्यों नहीं ले रहे? ये मतलब ये जो पार्ट टाइम वाला लीडरशिप जो है कि आप पद में नहीं है लेकिन आपका बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे पंजाब में जो नेतृत्व परिवर्तन की जो फैसला हुआ, अमरिंदर सिंह जी को हटाना, वो सब जानते हैं, वो फैसला राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लिए। उसके और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को बनाए, और जो चेंजेस हुए जिसको लेकर कई विवाद हुआ पार्टी के अंदर हुआ, फाइनली जो रिजल्ट हमने देखा पंजाब में, आज में पंजाब में कई नेता को यह फीलिंग है कि जो फैसला लिया गया था गलत फैसला था, और इतनी बुरी हार ना होती अगर पार्टी और टैक्टिकली जाती। ऐसे हर राज्य को लेकर यह विषय है। देखिए, सवाल मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस ने तय कर लिया कि गांधी परिवार को सब मालूम है, जो गांधी परिवार तय करे वही सही है। ये जो मूल जो चीज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जो उदयपुर शिविर ने उस पर और बड़ा एक रबर स्टैंप मार दिया, क्योंकि रबर स्टैंप की जरूरत थी।
दूसरी बात देखिए मनोज जी, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। 1998 में जो पंचमढ़ी में जो शिविर हुआ था, मैं उसमें गया था ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स के, उस समय मैं कांग्रेस को कवर कर रहा था, मैं गया था। देखिए उस समय क्या विवाद था, उस समय यह विवाद था, इन्होंने देवगौड़ा सरकार को सपोर्ट करके, देवगौड़ा सरकार उसके बाद में गुजरात सरकार को बैक सपोर्ट किया था। उसके बाद जब सोनिया गांधी की चार्ज लिया, क्योंकि सीताराम केसरी थे, उसके बाद कांग्रेस को बहुत एक प्रकार से स्लाइड हो रहा था और आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे कांग्रेस वो यूनाइटेड फ्रंट सरकार को। तो पंचमढ़ी में एक रेजोल्यूशन हुआ कि भाई कांग्रेस चाहेगी कि जब भी मौका मिले खुद ही नेतृत्व करेगी, कोई भी एंटी बीजेपी कोलिशन की नेतृत्व खुद करेगी, लेकिन जब जरूरत हो, ऐसा सिचुएशन हो, तब हो सकता है हमने एक टाइम बीइंग के लिए कुछ एडजस्टमेंट करके जैसे उस समय किए थे हम करेंगे, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और बीजेपी को विरोध करने में उसी के नेतृत्व पे कोई अगर विकल्प होना है तो वही होना है। लेकिन आज वही बात दोबारा कह गया, ये बड़ा मैसेज है। देखिए ममता बनर्जी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, आपको केसीआर को, ये सबके लिए, और एमके स्टालिन को, सबको एक बड़ा मैसेज है, कोई तीसरा फ्रंट दूसरा फ्रंट नहीं हो सकता बिना कांग्रेस। ये बड़ा मैसेज क्लियर है, जो बात राहुल गांधी जी ने कल भाषण में रखा। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जहां जरूरत है हम अलायंस करेंगे, ये मैसेज भी गया है। इसका मतलब कांग्रेस किसी चीज से नहीं हट रही है, ना अंदर इंटरनल पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर या विपक्ष के साथ किस तरह की ये बनाना है, क्या नेतृत्व होनी चाहिए, उसमें भी बड़ा क्लियर है। अब बाकी पार्टियों को तय करना क्या करना है। जाहिर सी बात है कांग्रेस के सामने तमाम चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश की है जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। पैरासूट जो उम्मीदवार होते थे, ऐसे लोगों को टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जितने भी फैसले हैं कि युवाओं को मौका मिलेगा, 50% जगह मिलेगी, एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी पहली बार खुलकर, मुझे ऐसा लगता है कि उन इश्यूज को जिसको लेकर उस पर सवाल उठते थे उन पर चिंतन किया है उसने। आप कैसे देखते हैं, क्या कर पाएगी कांग्रेस ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये है मनोज जी कि परिवारवाद जो है, ये सही बात है कि कांग्रेस पे ये आरोप हमेशा से लगते रहा है और लगते रहेंगे जब तक एक ही परिवार नेतृत्व चलाएगी। लेकिन ये परिवारवाद अकेले कांग्रेस में नहीं है। आप बीजेपी में देखें तो बीजेपी में जैसे गोपीनाथ मुंडे जी, उनके दोनों बच्चियां जो है वो पॉलिटिक्स में हैं। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे वो एमपी हैं, फादर वो है। तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बाकी रीजनल पार्टीज़ में ममता बनर्जी के भांजा अभिषेक बनर्जी एमपी बन चुके हैं। तो ये है फैमिली में कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो शिफ्ट होते हैं। जहाँ तक परिवारवाद का है, ये कम से कम एक हालांकि वो कैविएट तो है कि 5 साल अगर आप करोगे तो काम करोगे पार्टी में तो दूसरा मेंबर भी एक ही फैमिली से आ सकते हैं। इसका मतलब कई सारे परिवार जो है, जैसे कमलनाथ के हैं, उनके बेटे सांसद हैं, चिदम्बरम के बेटे सांसद हैं, गहलोत साहब के बेटे ने लड़ा था, सक्सेसफुल नहीं हुए जोधपुर से, तो वो भी लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी भी लड़ सकती है। लेकिन कम से कम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अब आ चुका है कि ये नहीं कि आप 3, 4, 5, अब जैसे कहा जाता है जे गोवा में एक फैमिली था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो अब बीजेपी में चले गए, तो उनके फादर कांग्रेस में हैं और वो जो बीजेपी के नेता थे वो उनके फादर को भी टिकट मिला, उनको भी टिकट चाहिए था, उनके वाइफ को भी टिकट चाहिए था। मतलब एक ही परिवार से 3-3 टिकट। जब कांग्रेस ने मना कर दिया तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो गोवा में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब वो अभी सक्सेसफुल नेता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कि आप 5 साल काम करना है, 1 से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं। कल राहुल गांधी ने काफ़ी क्लियरली बोला कि ऐसा स्थिति कभी नहीं होना चाहिए कि 5-7 एक ही फैमिली के घुस जाए। दूसरा, जहाँ तक आपने बोला कि 50 under 50, मतलब 50% जो 50%, वो भी एक चैलेंजिंग है मनोज जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। केरल में ये पहली मर्तबा नहीं है, केरल में ये ट्राई आउट किया गया था। ये जो केरल में चुनाव हुए थे पिछले साल 2021 में, तो आपको याद है कि मतलब आपको जानकारी है कि केरल में हमेशा हर 5 साल लेफ्ट और कांग्रेस का अदली बदली होते रहते हैं। सब ये मान के चल रहे थे कि केरल में
कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि वो 5 साल लेफ्ट का हो चुका था, तो वो कांग्रेस को ये उम्मीद था कि ये अभी इस बार हमारा मौका है, तो उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट किए। 52 लोगों को फर्स्ट टाइमर्स को टिकट दिए, यूथ को 52, उसमें से 2 जीते और 50 हार गए जी। तो फिर जो उससे काफ़ी मतलब एक नाराज़गी रहा सीनियर्स में, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि हम मतलब ये मान के चल रहे थे कि हम जीतेंगे और 52 में से 50 हार गए। कांग्रेस में जो बुजुर्ग और युवा नेता उनके बीच जो रस्साकसी देखने को मिलती है, हाँ वो है, अभी भी है वो। उसको कल जो उदयपुर में उन्होंने राहुल गांधी ने ये कहा कि हेल्दी मिक्स ऑफ सीनियर्स एंड यंगस्टर्स, ये उन्होंने यूज़ किया कि मिल के चलना है, लेकिन ये रस्साकसी रहती है और ये उसको रिकंसाइल करने वो में कहीं ना कहीं उसका असर राज्यों में भी देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी में, चाहे मध्य प्रदेश में हो, आप हरियाणा में देखिए। जी बिल्कुल, हुड्डा वर्सेस अशोक तंवर मध्य लेकिन प्रदेश। अभय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की, अपनी पार्टी को खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन राजनीति पे बीच उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन किया है। गठबंधन राजनीति की मैं बात करूं तो तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के साथ या उसके नेतृत्व में चलना नहीं चाहती। कैसे गठबंधन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी को निर्धारित करना है और उन क्षेत्रीय दलों को जो नहीं चलना चाहते हैं, देश की तरक्की में जो साथ नहीं आना चाहते हैं, वो अपने स्तर पर जो जहां है वहां से मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करें, तो वो निर्णय तो उन दलों को लेना है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, बार बार ये बात कही जा रही है, मोदी सरकार ने नियोजित रूप से यह आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर मढ़ा परिवारवाद का। राजीव जी की शहादत के बाद कौन किस व्यक्ति ने सीधे प्रत्यक्ष सत्ता में भागीदारी की? जिस पद को पाने की लालसा में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, वो एक क्षण में सोनिया जी ने त्याग दिया। वो ना कोई उस परिवार से कभी मंत्रिमंडल में था। देखिए, वो एक विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं और राहुल जी तो विश्वास मानिए समूचे देश में आज जो मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में जानता हूं, उतना सत्यनिष्ठ, उतना ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला एक भी शख्स नहीं है, जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनमें। आप कहते हैं नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया, स्वयं विवेक से। अब अगर उन्होंने पद को त्याग दिया तो त्याग को स्वीकारने की अपेक्षा कहते हैं कि वो काम नहीं कर रहे पार्टी। देखिए, ये उनका निर्णय था, लेकिन असंख्य कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि राहुल गांधी जी अग्रणी भूमिका ले। हम जानते हैं हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता भविष्य के भारत में राहुल गांधी जी के अभय जी, कांग्रेस पार्टी जिसे चाहे अपना अध्यक्ष बनाए, किसी को कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब कुछ लोग कहते हैं प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाइए, कुछ कहते हैं सोनिया जी नेतृत्व करें, कुछ लोग कहते हैं राहुल जी को नेतृत्व कराइए। सवाल तब उठता है मनोज जी, जहां फांसीवाद होता है वहां पर अलग अलग विचारों को, अलग अलग वक्तव्यों को स्थान नहीं होता। जहां फांसीवाद नहीं होता, सबको अधिकार है अपनी बात रखने। ठीक है, आप फांसीवाद कहते हैं, लोगों से परिवारवाद कह देते हैं, तो बहस वहीं शुरू हो जाती है। अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में चिंतन किया, अपनी समस्याएं जो चुनौती हैं उस पर भी चर्चा की और आगे का रोड मैप तैयार किया। राहुल गांधी जी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी। आप तीनों ने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।